हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी को। आज हम एक ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि आपकी आगे चलकर इंजीनियरिंग लाइफ में, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डाटा साइंस हो या क्वालिटी कंट्रोल हो, सबकी फाउंडेशन है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आगे 30 मिनट में हम इसके बेसिक्स देखेंगे, समझेंगे और उसके साथ एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। अभी बिफोर जंपिंग इनटू द फॉर्मूलाज और जो टेक्निकल स्टफ्स है, उसका आगे हम लोग एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख लेते हैं। सिनेरियो क्या है कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्टील बोल्ट्स मैन्युफैक्चर करता है विथ अ स्ट्रिक्ट 10 मिलीमीटर रेडियस। तो हर एक स्टील बोल्ट्स का रेडियस 10 मिलीमीटर होना चाहिए, वैसे ही स्टील बोल्ट हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। लेकिन ये कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि सारा बोल्ट एकदम एग्जैक्टली 10 मिलीमीटर हो? नहीं, राइट। तो इसमें से कुछ क्या होगा, 9.9 मिलीमीटर या 9.8 मिलीमीटर कुछ कम होगा और कुछ 10 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा, जैसा 10.1 मिलीमीटर और 10.2 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये छोटा मोटा वेरिएशंस रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि नंबर ऑफ स्टील बोल्ट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये कर्व आता है जनरली। अगर हम लोग इसको प्लॉट करेंगे तो एक्स एक्सिस में आपका रेडियस है इन मिलीमीटर एंड वाई एक्सिस में आपका नंबर ऑफ बोल्ट्स का फ्रीक्वेंसी है। तो कर्व ऐसा आएगा कि सेंटर में जो 10 मिलीमीटर रेडियस है वो एवरेज है, उसका आसपास एक क्लस्टर फॉर्म होगा, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला बोल्ट्स इसका आसपास रहेगा, राइट। और जितना आप दूर जाएंगे 10 मिलीमीटर का रेडियस से, जैसे 9.5, 9, ये डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसमें से फ्रीक्वेंसी वैसे ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है, आप देख पाएंगे ये। वैसे सिमिलरली अगर पॉजिटिव साइड में अगर जाए तो 10.5 रेडियस, 11 रेडियस में भी ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये नेचुरली एक्सपेक्टेड है कि 10 मिलीमीटर रेडियस का मीन का आसपास ही ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और छोटा छोटा मोटा वेरिएशंस रहेगा, उसका नंबर बहुत कम है। तो ये हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न है। तो ये बहुत नेचर और इंजीनियरिंग डाटा में बहुत हेवीली फॉलो होता है। तो अभी आगे देखेंगे कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या है इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, तो इसको बेल कर्व भी बोला जाता है क्योंकि इसका शेप बेल शेप्ड है। ठीक है, और इसका एक सेंटर होता है। अगर इस एग्जांपल को देख लेंगे तो इसका सेंटर क्या है, 10 मिलीमीटर, राइट। और सेंटर इज ऑल्सो इज इक्वल टू मीन। तो इसका मीन भी तो हम लोग को डेफिनेशन पता है मीन का कि क्या होता है, सेंटर ऑफ द कर्व होता है। तो इसका मीन है 10 मिलीमीटर और ये एकदम परफेक्टली सिमेट्रिकल है। देखिए, आप अगर 10 मिलीमीटर को सेंटर पकड़ेंगे और लेफ़्ट और राइट देखेंगे, तो लेफ़्ट में अगर जितना जा रहा है 9.5 तक, उतना ही 10.5 तक सिमिलर मिरर इमेज है, राइट। तो इट इज सिमेट्रिकल अराउंड 10 मिलीमीटर फॉर एग्जांपल इन दिस कर्व। तो सिमेट्रिकल हुआ, इसका मतलब क्या, मीडियन क्या क्या होगा। तो मीडियन क्या होता है कि जिसका एरिया लेफ्ट में 50% हो और राइट में 50% हो। इसका मतलब 10 मिलीमीटर में भी ये मीडियन हो रहा है, राइट। मीन तो पहले से हो रहा था, तो मीडियन भी 10 मिलीमीटर हो रहा है। और क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है, इसका आसपास ही ये सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू है, राइट। तो मोड का क्या डेफिनेशन होता है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 10 मिलीमीटर सारा कुछ हो रहा है, हाँ, सबसे तीनों सेम हो रहा है, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड।
तो इस सेंटर पॉइंट में सारा आइडेंटिकल हो रहा है, राइट। और मैं पहले ही सिमेट्रिकल का पैटर्न डिस्क्राइब किया कि ये लेफ्ट में भी जैसे स्प्रेड आउट है, राइट में भी वैसे स्प्रेड आउट है, और ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है, राइट। जितना राइट में या जितना लेफ्ट में जा रहे हैं हम लोग, उतना एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। फर्दर मोर, क्योंकि ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका एरिया क्या होगा अंडर दिस कर्व इज ऑलवेज इक्वल टू 1। so area under this curve is always equal to 1 or 100%, right, which represents total probability। ठीक है, हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टीज देख लिए। और एक बात है कि ये जितना आप लेफ्ट और राइट जा रहा है, ये गोइंग टू जीरो हो रहा है, राइट। नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू जीरो। तो ये एक बात है कि ये दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड एसिम्टोट्स क्या है, एक्स एक्सिस, राइट। तो राइट साइड का एसिम्टोट है एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड का भी एसिम्टोट है एक्स एक्सिस। तो ये एग्जैक्टली जीरो नहीं हो रहा है, लेकिन जितना जीरो का पास अगर लेफ्ट में देखा जाए तो जीरो का पास जितना जा रहा है वो जीरो हो जा रहा है, और जितना इन्फिनिटी जितना रेडियस इंक्रीज हो रहा है उतना जीरो का पास चला जा रहा है, राइट, फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये मिलकर सारे प्रॉपर्टीज हुआ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अभी हम लोग की पैरामीटर्स डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कुछ डिस्कस किए हैं अभी तक, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन क्या होता है कि वेयर द पीक ऑफ द कर्व सिट्स ऑन द एक्सिस, राइट। तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए कि ये सेंटर में होता है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन इसका क्या होता है, स्प्रेड होता है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है कि ये कितना कर्व कितना स्प्रेड हुआ है दोनों साइड। तो स्मॉल सिग्मा मीन्स इसका स्प्रेड बहुत कम है, राइट। अगर देख लिए तो इसका स्प्रेड कम है। तो इधर हम लोग देख पाएंगे कि स्मॉल सिग्मा डाटा मीन्स डाटा इज क्लोज टू द मीन, ठीक है। तो हम लोग एक कर्व देखेंगे कि जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये जो स्प्रेड होता है वो कैसे सिग्मा का ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर कम हुआ मतलब इसका स्प्रेड कम हो रहा है, तो नैरो स्प्रेड है। और ज़्यादातर डाटा सेंटर का अराउंड कंसंट्रेट किया है, राइट। तो ये होगा कैसा कर्व, टॉल और थिन कर्व, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है, तो सिग्मा इज स्मॉल। अगर इसमें देखें तो ये फ्लैट कर्व है, तो इसका देखिए स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत हाई है, इसका डाटा बहुत स्प्रेड आउट है। तो क्या डिफरेंस मिला हम लोग को, एक टॉलर कर्व और एक फ्लैट कर्व। तो स्मॉलर कर्व में या टॉलर कर्व में क्या हो रहा है, टाइटर क्लस्टरिंग हो रहा है, राइट। कि डाटा ज़्यादातर एकदम मीन का अराउंड सेंटर्ड है, और बाकी टेल में उसका डाटा बहुत कम है। लेकिन फ्लैट कर्व में क्या हो रहा है, ये बहुत स्प्रेड आउट है, मतलब उसका डाटा बहुत वेरिएबल है, राइट। तो इस ग्राफ से, इस डायग्राम से हम लोग देख पाते हैं कि दो तरीके का कर्व होता है, बेल शेप्ड कर्व। एक टॉलर होता है और एक फ्लैटर होता है, राइट। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस कर लिए व्हाट इज द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंजीनियर्स के लिए ये रूल मैजिक की तरह काम करते हैं। तो इसको बोलते हैं 68, 95 एंड 99.7 रूल। तो ये क्या है कि आपका 68% ऑफ डाटा फॉल्स विद इन फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसका मतलब क्या है
कि म्यू से अगर एक स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग देखेंगे, सो म्यू माइनस सिग्मा टू म्यू प्लस सिग्मा, तो इसका कितना परसेंटेज हो रहा है, 68.2% हो रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली 68% डाटा लाई करता है बिटवीन विद इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अभी वैसे 95% कहाँ लाई करता है, विद इन द टू स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे -2 सिग्मा और 2 सिग्मा का अंदर होता है, राइट। सिमिलरली 99% data lies within 3 standard deviations from the mean, right? So from -3 sigma to 3 sigma 99.7% data lie करेगा। तो ये रूल बहुत काम का आता है इंजीनियर्स के लिए। और एक चीज़ गौर करें कि क्योंकि ये कर्व्स डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, इसका मतलब लेफ्ट में अगर 68% को देखें तो लेफ्ट में कितना होगा 34% और राइट में 34%। सिमिलरली अगर हम लोग 95% को देखेंगे तो लेफ्ट में और राइट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है दोनों तरफ। और हम लोग को पता है कि व्हाट आर आउटलायर्स, राइट। बाय डेफिनेशन आउटलायर्स are all the data points which lies outside three standard deviations, right। मतलब बहुत मीन से बहुत दूर है, तो टेक्निकली वो 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से दूर है। इसका मतलब कि 99% ऑफ डेटा आर इम्पोर्टेंट, राइट, ओनली 1% और 0.3% आर आउटलायर्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब क्या, प्रैक्टिकली सब कुछ इन लिमिट्स के अंदर ही होता है। जो इसका बाहर जाए 0.3%, उसे हम आउटलेयर या एनोमली मानते हैं, राइट। तो ये हम लोग का 68, 95 एंड 99.7% रूल हो गया। अभी हम लोग इसका डेंसिटी फंक्शन देखेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो वैसे तो इस लेक्चर में हम लोग को काम नहीं आएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन, फिर भी हम लोग देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है। तो घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे ये वाइट बोर्ड में। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि x इज़ अ रैंडम वेरिएबल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, तो एक इसको अगर मान लेते हैं कि ये मीन 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो ऐसे लिखते हैं हम लोग, इट फॉलोज वी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होगा, तो इसका आता है 1/√2 पाई e टू दी पावर, सो मैं बोला था ये एक्सपोनेंशियल कर्व है, e टू दी पावर -a²/2। तो बहुत सिंपल का सिंपल वाला फॉर्मूला है, राइट। तो ये एक कांस्टेंट आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन ये प्रोबेबिलिटी अंडर द कर्व, तो प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू क्या है, इसका रेंज रियल लाइन है, तो ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज द एरिया अंडर द कर्व। तो कर्व का अंदर जो एरिया है, एक बार डायग्राम में देख लेते हैं इसको। तो ये हम लोग का मीन 0 है, तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी चल जाएगा। तो इधर इसके साथ ये थोड़ा सिमेट्रिक बना लेता हूँ, कर्व ऐसे लगेगा, ठीक है। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, 1 है, राइट। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व हो रहा है आपका 1, राइट। सो इन क्लोज इंटीग्रल एफ एक्स
एक्स डी एक्स डी वाई, सो एरिया होगा 1। अभी इन जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ म्यू एंड सिग्मा कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम लोग इसको पता है कि कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हम लोग म्यू टाइम्स एक्स प्लस सिग्मा डिफाइन करेंगे, राइट। तो ये क्या होगा z, अगर हम लोग इसका एक्सपेक्टेशन कैलकुलेट करें तो z का एक्सपेक्टेशन हो रहा है म्यू, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो रहा है, तो ये कैसे डिराइव करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ z इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू एक्स प्लस सिग्मा, ठीक है। तो आप पकड़ पाएंगे कि मैं इधर क्या गलती किया हूँ। मैं इधर इंटरचेंज कर दिया म्यू और सिग्मा का रोल, ठीक है। तो ये इसका जगह क्या होगा, z का जगह हम लोग लिखेंगे सिग्मा एक्स प्लस म्यू, ठीक है। तो समझ में आया कहाँ पे गलती की हम लोग, क्योंकि इधर म्यू आ रहा है, मीन आ रहा है सिग्मा, राइट। तो एक्सपेक्टेशन म्यू आएगा अभी कैसे, तो हम लोग को पता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा एक्स प्लस म्यू, क्योंकि एक्सपेक्टेशन एडिटिव होता है, तो इसका होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ सिग्मा एक्स प्लस, तो एक्सपेक्टेशन का ऑफ म्यू, कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और क्योंकि एक्सपेक्टेशन लीनियर है सिग्मा बाहर आ जाएगा, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स प्लस म्यू, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़ीरो है एक्स का, सो इसका एक्सपेक्टेशन क्या आ रहा है, म्यू। तो हम लोग डिराइव कर लिए इसका एक्सपेक्टेशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी या वेरिएंस, ये छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ तुमको निकालने के लिए कि वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस म्यू, क्योंकि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसलेशन, राइट। सो दैट मीन्स म्यू को हम लोग छोड़ देंगे, तो ये वेरिएशन ऑफ सिग्मा एक्स है, तो ये आएगा सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स। नाउ क्योंकि वेरिएंस ऑफ एक्स 1 होता है, वेरिएंस इसका आएगा सिग्मा स्क्वायर। तो देखो कैसे हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो नॉर्मल विथ मीन ज़ीरो एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है, उससे कैसे एक जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्राइब किया हम लोग। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन z क्या फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, या वेरिएंस क्या है इसका, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। ओके, हम लोग एक जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है वो देख लिए। अभी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग स्लाइड्स में लौट जाते हैं। सो जेड स्कोर, अब प्रॉब्लम है ये कि हर डाटा का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन अलग होता है, राइट। जैसे मिलीमीटर फॉर वोल्ट्स, थाउजेंड्स फॉर आवर्स, थाउजेंड्स ऑफ आवर्स फॉर बल्ब्स, तो इससे जो यूनिट है बहुत अलग है, राइट। तो ये कंपेयर करना बहुत मेसी होता है मैथमेटिकली, राइट। कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम सारे डाटा को एक स्टैंडर्ड स्केल पर लाते हैं, राइट। तो इधर हम लोग क्या देखेंगे, उल्टा ऑपरेशन देखेंगे, ठीक है। कि कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विथ मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, उसको कैसे हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे, राइट। forcing the mean to equal 0 and the standard deviation to equal 1, right.
तो इसको ही हम लोग बोलते हैं जेड स्कोर। तो एक बार हम लोग व्हाइट बोर्ड में लौट जाते हैं। तो हम लोग इधर क्या देखे थे कि स्टैंडर्ड नॉर्मल से जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जाते हैं, जेड इज इक्वल टू म्यू एक्स प्लस सिग्मा। अभी इसका उल्टा ऑपरेशन हम लोग करेंगे, राइट। तो इसका उल्टा ऑपरेशन क्या होता है कि इधर एक्स लेंगे और इधर एक्स है आप मेरा नॉर्मल म्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर। सो जेड क्या होगा, नॉर्मल 0,1। तो इधर से हम लोग देख पाएंगे कि कैसे ये डिराइव होगा, राइट। तो इधर से इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या होगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस, और फिर से हम लोग गलती कर दिया, तो इधर म्यू का ज़्यादा सिग्मा होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानबूझकर ये गलती किया ताकि आपको पता चले कि ये म्यू कहाँ बैठेगा और सिग्मा कहाँ बैठेगा, ठीक है। जेड इधर जो वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो इधर बैठेगा और म्यू आपका साइड में बैठेगा। तो अभी देखिए इसका इन्वर्स ऑपरेशन क्या हो रहा है। तो म्यू को हम लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो एक्स माइनस म्यू बाई, और सिग्मा को डिफाइन करते हैं, डिवाइड करते बोथ साइड। तो हम लोग को जेड क्या मिल रहा है इधर, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो हम लोग का उल्टा ऑपरेशन मिल गया, इसको ही हम लोग बोलते हैं जेड स्कोर, ठीक है। तो हम लोग को कोई भी प्रॉब्लम देना देगा तो उसका जो डाटा है उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे हम लोग जेड स्कोर कैलकुलेट करके, ठीक है। तो फॉर्मूला सिंपल है। अभी स्लाइड में लौट जाते हैं हम लोग। ओके, सो जेड स्कोर हम लोग को क्या बोलते हैं कि हम लोग वो इसमें डिस्क्राइब किए थे ना कि 68, 95, 99.7 का रूल। तो ये कितना स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है फ्रॉम द मीन, ये डिस्क्राइब करते हैं, राइट। तो अगर जेड इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब कि ये मीन से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे है, राइट, फॉर एग्जांपल। ठीक है, अभी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, एक एलईडी बल्ब कंपनी है जो क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, बल्ब्स मैन्युफैक्चर करते हैं, और उसका लाइफ स्पैन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो ये बल्ब का लाइफ स्पैन क्या फॉलो करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और दिया हुआ है मीन है 1000 आवर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन है 50 आवर्स। तो हम लोग का क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए रैंडमली सिलेक्टेड बल्ब विल लास्ट फॉर मोर देन 1100 आवर्स। इसका मतलब, तो अगर हम लोग इसका ग्राफ देखेंगे तो हम लोग का, तो इधर मीन क्या हो रहा है, तो क्योंकि मीन इसका ज़ीरो नहीं है तो हम लोग को एडजस्ट करना होगा, राइट। सो मीन दिया हुआ है 1000 और स्प्रेड इसका है स्टैंडर्ड डेविएशन 50, तो कार वैसे दिखेगा सिमेट्रिक अराउंड 1000, ठीक है। अभी आपको निकालना क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो उसका लाइफ स्पैन इज ग्रेटर देन 1100। मतलब you have to find the area under the curve which lies
बियॉन्ड 1100, राइट। तो इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग जेड स्क्वायर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो इसका जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग? तो हम लोग का इधर जेड, सो टारगेट वैल्यू क्या है? एक्स 1100 आवर्स, मीन क्या है 1000 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 50। तो जेड क्या होगा? एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो इधर आ रहा है एक्स का वैल्यू क्या है? टारगेट वैल्यू 1100, मीन क्या है 1000 और 50। इधर हम लोग देख पाएंगे कि जेड स्कोर आ रहा है, न्यूमिनेटर में आ रहा है 100 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 50। दैट मीन्स जेड इज इक्वल टू 2.0। इसका मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो 1100 आवर्स है, दिस इज एग्जैक्टली 2 स्टैंडर्ड डेविएशंस अबव आवर मीन, राइट। तो हम लोग को क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी जेड इज इक्वल टू 2, राइट। अभी हम लोग ये कैसे निकालेंगे? इसके निकालने का एक तरीका होता है कि हम लोग एक टेबल निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग के पास एक टेबल है पॉजिटिव जेड स्कोर का। टेबल ये है कि जेड का हर एक लेफ्ट साइड में जेड का वैल्यू दिया हुआ है और राइट में आपका 2 डेसिमल प्लेस तक पॉइंट्स दिया हुआ है, राइट। क्योंकि हम लोग को 2.0 निकालना है तो कोई डेसिमल प्लेस नहीं लगेगा, तो इधर 2 लाई करता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जेड इज इक्वल टू 2 और जीरो में क्या आ रहा है? 0.9772, राइट। तो हम लोग का जेड टेबल जेड स्कोर आ रहा है, जो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी है 0.9772, राइट। लेकिन हम लोग को क्या निकलना है? अभी कार्व में दिखाया कि हम लोग को ये राइट साइड का एरिया निकालना है। तो लेफ्ट साइड का एरिया हम लोग को पता है कि ये क्या है? 0.9772। लेकिन हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी अबव 1100, राइट। दैट मीन्स नाउ अभी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है, राइट। तो हम लोग को निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन 1100। लेकिन हम लोग का पास क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1100, राइट, विच इज इक्वल टू 9.77 0.9772। तो इसको कैसे निकालेंगे? क्योंकि टोटल एरिया 1 है, हम लोग 1 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन इक्वल टू 1100। तो ये क्या आएगा? 1 माइनस 0.9772। तो जिसका वैल्यू क्या आ रहा है? अगर कैलकुलेट करें हम लोग तो ये आएगा 0.128, राइट। सॉरी, तो अगर सपरेट करें इसको 1 और 0.9772 को, तो ये क्या आ रहा है? 822 और ये 0, सो 0.0228। हाँ, कैलकुलेशन में ठीक ही किया हूँ, एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ। हाँ, तो क्या आ रहा है? 0.0228%। इसका मतलब क्या है? हम लोग का ओनली 2.28% चांस है कि इसका लाइफ स्पैन 1100 आवर्स से ज़्यादा है। कितना काम है, देख पा रहे हो आप? ओनली 2 अगर अप्रोक्सीमेट करें तो 2.3% चांस है कि इसका एरिया 1100 से ज़्यादा है। तो आपने देख लिया कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं रियल लाइफ में यूजिंग जेड टेबल, राइट। तो एक सामारी हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या क्या सीखे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में? ये एक बेल कर्व शेप में होता है और सिमेट्रिक होता है, और इसका सेंटर जो होता है मीन, सारा सेम होता है। मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड।
तो इसका दो पैरामीटर्स होता है, जैसे डिफाइन करते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन क्या बोलता है, इसका सेंटर लोकेशन, लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्व। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बोलता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्प्रेड और अमाउंट ऑफ वाइड ऑफ द डाटा, राइट। तो जितना स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा उतना फ्लैटर कर्व होगा, और जितना छोटा होगा उतना टॉलर कर्व होगा, राइट। हम लोग देख लिए थे। उसके साथ हम लोग क्या डिस्कस किए, 68, 95 और 99.7% रूल। तो हर एक स्टैंडर्ड डेविएशन का अंदर मीन से अगर मेजर करें तो वन स्टैंडर्ड डेविएशन का अंदर 68% डाटा लाई करता है, टू का अंदर 95% आता है, और 3 का अंदर 99.7% आता है। तो उसका बाहर जो भी आता है उसको आउटलायर्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ हम लोग कैसे रियल लाइफ में कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जेड स्कोर से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम लोग का ऑलरेडी जेड टेबल है, वो क्या है कि नॉर्मल 0,1 का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग का पास है, राइट। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग तो कोई जनरल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया रहेगा तो उसको हम लोग जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे, राइट। जेड स्कोर क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। तो ये स्केलिंग कर रहा है कोई भी नॉर्मल डाटा को, और हम लोग अगर इससे टैली करेंगे टेबल से तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, राइट। तो ये इतना ही था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक्स का बारे में। तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है।